एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में एक कालू नाम का कौवा हेयर सैलून चलाता था। पूरे जंगल में उसका ही अकेला सैलून था, इसीलिए कालू उनसे छोटे मोटे बालों की कटिंग के लिए भी मनमानी रकम लेता था और पक्षियों को उसे वे पैसे देने ही पड़ते थे। अरे भाई, इस कटिंग के तुम कुछ ज्यादा पैसे नहीं मांग रहे? 100 रुपए की कटिंग भला होती कहाँ है? मेरे यहाँ होती है और मैं इस कटिंग के इतने ही पैसे लेता हूँ। अब तुम्हें बाल कटवाने से पहले पूछना चाहिए था ना। चलो अब चुपचाप मेरे 100 रुपए दो। तभी वहाँ से टूनी चिड़िया गुजर रही थी। सोनू उसका भाई था। सोनू को उदास देखकर टूनी ने उससे पूछा, क्या हुआ सोनू, तू इतना उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? टूनी दीदी, माँ ने मुझे 100 रुपए दिए थे, बोला था बाल कटवा लेना और कुछ चीनी ले आना, पर इस हेयर सैलून ने मुझसे छोटे से बालों की कटिंग के 100 रुपए ले लिए। इस कटिंग के 100 रुपए? इसका मतलब ये कौवा तो बालों की कटिंग के नाम पर जंगल के पक्षियों को लूट रहा है। हाँ दी, पर देखो ना, इतने ज्यादा दाम होने के बावजूद इसकी दुकान पर कितनी भीड़ है। टूनी देखती है कि सच में उसकी दुकान के आगे बहुत भीड़ है। टूनी रास्ते पर यही सोचती रहती है कि कालू कौवा नाई कैसे पक्षियों को ठग रहा है, और घर जाकर वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे भी हेयर सैलून की दुकान खोलनी है। पर अचानक से क्या हुआ बेटी? पिताजी, आज मैंने देखा कि कालू कौवा कैसे जंगल के पक्षियों को ठग रहा है। 20 रुपए की हेयर कटिंग के बदले 100 रुपए ले रहा है, और कुछ कहो तो उल्टा सीधा कहता है। हाँ बेटा, यह बात तो है, पैसे तो बहुत ज्यादा लेता है वो, पर बेटा छोड़ ना, जब और पक्षियों को दिक्कत नहीं तो तुझे क्या परेशानी है? नहीं पिताजी, मैं उस कालू को अब ये काम और नहीं करने दूंगी। मैं उसका काम जड़ से खत्म करने वाली हूँ। ठीक है बेटी, अब जब तूने ठान लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। टूनी कड़कनाथ सेठ के पास जाती है। टूनी बेटी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ काका, आज आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। मदद? नहीं बेटी, तू तो ऑर्डर दे, आखिर तू भी तो मेरी बेटी जैसे ही है। काका, मैं एक हेयर सैलून की दुकान खोलना चाहती हूँ, और पिताजी ने बताया है कि आपकी बाजार में 2 दुकान है जो इस समय खाली पड़ी हुई है। तो काका, एक दुकान आप मुझे किराए पर दे दीजिए। अरे ले ले, पूछने की क्या बात है, तू मेरी बेटी जैसी है। ये ले चाबी, और किराया देने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये दुकान किसी गैर को थोड़ी दे रहा हूँ, अपनी बेटी को दे रहा हूँ। वैसे भी बेटी, तेरे बाप के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। शुक्रिया काका, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम करने हैं। बेटी टूनी, मेरी बात तो सुनना। हाँ काका। बेटी, तू जानती है ना, जिस जंगल में तू अपना हेयर सैलून खोलने जा रही है, वहाँ पहले से कालू का सैलून है, और वो आज की नहीं, बहुत पुरानी दुकान है, और जंगल के सभी पक्षी उसके पास ही आते हैं। जानती हूँ काका, पर अब वो पक्षी वहाँ नहीं जाएंगे, वो मेरे पास आएंगे। कुछ दिनों बाद टूनी अपना हेयर सैलून खोल लेती है, पर कोई भी पक्षी उसकी दुकान पर नहीं आता, जिससे टूनी बहुत निराश हो जाती है। तब टूनी के मन में कुछ ख्याल आता है, क्यों ना मैं पहले सभी पक्षियों की फ्री कटिंग करूं, इससे मेरे सैलून का प्रचार भी हो जाएगा। इसके बाद टूनी पक्षियों की फ्री हेयर कटिंग करती है। फ्री हेयर कटिंग से उसका बहुत अच्छा प्रचार हो जाता है, और जंगल के सभी पक्षी अब टूनी के पास ही कटिंग करवाने के लिए आते हैं। धीरे धीरे टूनी फ्री हेयर कटिंग बंद कर देती है, पर फिर भी अब पक्षी उसके पास ही कटिंग करवाने आते थे। जब ये बात कालू को पता चली तो वह गुस्से से तिलमिला उठा और टूनी के पास गया। ए चिड़िया, बंद कर अपनी दुकान। तुझे पता नहीं इस जंगल में पहले से मैं बाल काटता हूँ? पता है, इसीलिए तो खोली है ये दुकान। इतनी हिम्मत ठीक नहीं है तेरे लिए। जानती नहीं मैं कौन हूँ, और मेरे सर पर किसका हाथ है? किसी का भी हाथ हो, मैं नहीं डरती किसी से। तभी कुछ पक्षी कालू को मारने लगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस चिड़िया को डराने की? तू क्या सोचता है उसके साथ कोई नहीं? सभी पक्षी कालू की बहुत पिटाई करते हैं और उसकी दुकान भी बंद करवा देते हैं। कालू की दुकान बंद होने से वह बेरोजगार हो जाता है और टूनी के पास काम मांगने जाता है। टोनी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे काम दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, मेरी दुकान में तुम काम कर सकते हो। तुम बहुत अच्छी हो टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कालू अब सुधर जाता है और टूनी के पास ही टूनी के हेयर सैलून में काम करना शुरू कर देता है। एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी सास और ननद के साथ रहती थी। टूनी का पति सोनू शहर में काम करता था और टूनी की अभी नई नई शादी हुई थी। उसे अपनी ननद और सास के बर्ताव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। ऐसे ही एक दिन टूनी के घर के बाहर एक भिखारी कबूतर आ गया जो बहुत ही भूखा था
और रोटी के लिए आवाज लगा रहा था। है कोई घर में माई? अगर कोई है तो एक रोटी खाने को दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं। उसकी आवाज सुनकर टूनी बाहर आई और अपने साथ एक रोटी भी लेकर आई और वह रोटी उसने उस कबूतर को दे दी। ये लीजिए कबूतर जी, आप ये रोटी खा लीजिए। बेटा, भगवान तेरा भला करे, तेरे पति को लंबी उम्र दे। ऐसा कहकर वह भिखारी कबूतर रोटी खाने लगता है। तभी टूनी की ननद उसे रोटी देते हुए देख लेती है और टूनी से गुस्से में आकर कहती है, क्या किया आपने भाभी? मैंने क्या किया? हा, ज्यादा भोली ना बनो, तुमने उस भिखारी को रोटी नहीं दी? हाँ, तो क्या हुआ रूपा, उसे भूख लगी थी तो मैंने उसे एक रोटी लाकर दे दी। रोटी कोई पेट पर नहीं लगती, उसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तुम ये रोटी ऐसे ही फकीरों में बांटती फिर रही हो। पर रूपा, एक रोटी से क्या हो जाएगा? एक रोटी से मेरा पेट भर जाता। मैं कह देती हूँ, एक रोटी भी बर्बाद मत करना। ऐसा कहकर टूनी की ननद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टूनी अपने कमरे में कूलर चलाकर बैठी थी कि तभी उसकी ननद आई और उसने कूलर का तार निकाल दिया और टूनी से कहा, अरे ओ महारानी, यहाँ क्या बैठी हुई है? चल बाहर चल, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। टूनी बाहर जाकर देखती है, बाहर कोई हवा नहीं चल रही, बल्कि लू चल रही थी। रूपा, बाहर तो कोई हवा नहीं चल रही है। अरे तो क्या हुआ? तुम्हें पता है बिजली का बिल कितना आता है? इस बार तुम्हारे आ जाने से बिजली का बिल 500 रुपए आया है और हमें देखो, हम भी ऐसे बैठे हैं ना, फिर तुम्हें अंदर बैठने की क्या जरूरत है? पर रूपा, मुझसे इतनी गर्मी में बिना पंखे और बिना कूलर के नहीं रहा जाएगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। देखो, रहना तो तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा, अभी नई हो इसलिए दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। टूनी अपनी ननद के इस कंजूसीपन से बहुत परेशान थी। उसकी ननद उसे जबरन परेशान करती रहती थी, हर जगह रोक टोक करती। फिर एक दिन टूनी को अचानक से रसोई में काम करते हुए चक्कर आ गए। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया तो बताया कि टूनी गर्भवती है और उसे कुछ अच्छा खाने को बोला। फिर एक दिन टूनी ने अपनी ननद रूपा से उसके लिए कुछ बनाने को कहा। खुद ही बना लो ना, मुझे बहुत काम है। टूनी ने रसोई में देखा पर उसे खाने को कुछ नहीं मिला, बस आटा ही रखा हुआ था। फिर ये बात टूनी ने अपनी सास से कही। माँ जी, घर में तो कुछ खाने को नहीं है, तो क्या मैं बाजार चली जाऊँ? सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। बहू, सब्जी की क्या जरूरत है, ऐसे ही नमक के साथ रोटी खा लेना। पर माँ जी, बहुत दिनों से ऐसे ही नमक के साथ रोटी खा रहे हैं। हाँ, तो वही खाते हैं हम सब, तुम्हें भी उसकी आदत डालनी होगी, समझी? वैसे भी सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। टूनी बेचारी अपनी इस कंजूस घर में आकर फंस गई थी, जहाँ उसकी कोई कदर नहीं हो रही थी। हर बात पर उसे रोका टोका जाता था। खाने को नमक की रोटी के अलावा कुछ नहीं था। फिर एक दिन टूनी का पति सोनू घर आया। टूनी, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। जब से मैंने अपने बच्चे की आने की खुशी सुनी है, तब से मैंने तुमसे मिलने का सोच रखा था, पर क्या करूँ, काम के चलते आना ही नहीं हुआ। टूनी गुस्से में उससे बोलती है, देखो सोनू, मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ और बहन इतनी बड़ी कंजूस हैं? बाहर जाती हूँ तो मुझे रिक्शा नहीं लेने देती, कहती है पैदल चलो। कुछ खाने का मन होता है तो वह खरीदने नहीं देती, और अगर मैं किसी गरीब को कोई खाना दे दूं, वो भी बचा हुआ, तो वे दोनों उस पर भी सर उठा लेती हैं। ऐसे में सोनू इस घर में नहीं रह पाऊंगी। टूनी, जानता हूँ माँ और रूपा थोड़ी कंजूस हैं, पर इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? अगर वो ऐसी है तो। मैं वो सब नहीं जानती, पर मैं इस हालात में यहाँ नहीं रह सकती। पता है, मैं गर्भवती होने के बावजूद वे मुझे पौष्टिक आहार नहीं देती। हर जगह पैसे बचाने की सोचती रहती हैं वे दोनों। टूनी जब ये बात अपने पति से कह रही थी तो कान लगाकर दरवाजे पर उसकी ये बात रूपा सुन रही थी, और उसने फटाफट ये बात अपनी माँ को जाकर बता दी। अच्छा, तो हमारे बेटे से हमारी चुगली कर रही है ये टूनी की बच्ची। अब तक इसने मेरा असली रूप देखा नहीं तो इसका ये हाल है। अब इसको हम दिखाएंगे कि असली कंजूसी होती क्या है। अगले ही दिन सोनू को ऑफिस से फोन आ गया कि काम पर वापस आना है, तो सोनू काम पर जाने के लिए निकल गया और जाते जाते उसने टूनी से कहा, टूनी, ये लो कुछ पैसे, इससे तुम अपने लिए कुछ अच्छे फल और सब्जी ले लेना, और इस हालत में जरा सी भी टेंशन मत लेना। इसके बाद सोनू वहाँ से चला गया और टूनी अपने काम में लग गई कि तभी गली में एक फल बेचने वाला आया। फल ले लो,
ताजे ताजे फल। टूनी उसके पास गई। भैया जरा ये अनार और एक सेब 1-1 किलो तोल देना। ये लो बहन जी। उस फल वाले ने फल पन्नी में डाल दिए कि तभी टूनी की सास और ननद वहां आ गई और टूनी के हाथ से उन्होंने उसके पैसे छीन लिए। इसकी क्या जरूरत है, लाओ ये पैसे मुझे दे दो, और तू फल वाले निकल यहाँ से, आगे से यहाँ नजर मत आ जाना वरना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने उस फल वाले को वहाँ से भगा दिया और टूनी के पैसे भी छीन लिए। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और टूनी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर टूनी की सास और उसकी ननद अंदर ही अंदर जलने लगी। माँ, इस टूनी ने तो लड़की को जन्म दे दिया। पता है ना, लड़की बोझ होती है। पहले तो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करो, फिर काफी सारा दहेज देकर उसे विदा कर दो, पूरा घर खाली करके चली जाती है। हाँ, कह तो तू सही रही है बेटी, यह लड़की जी का जंजाल होती है। पहले तो जिंदगी भर खून चूसती है और बड़े होने पर नहीं छोड़ती कुछ, सारा घर लूट कर ले जाती है। तो माँ, इस जी के जंजाल से मुक्ति पाने का एक तरीका है, क्यों ना इस चुड़ैल की बेटी को कहीं छोड़ आए। इसके बाद वे दोनों माँ बेटी टूनी की बेटी को उठाकर दूर किसी जंगल में छोड़ आती हैं और अगली सुबह जब टूनी उठती है तो अपनी बच्ची को ढूंढती है, पर उसे उसकी बच्ची कहीं नहीं मिलती, जिस कारण टूनी बहुत टूट जाती है। ये बात सुनकर सोनू भी अपना काम छोड़कर घर पे आ जाता है। तुम दुखी ना हो टूनी, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। फिर कुछ महीने बाद टूनी फिर से गर्भवती हो गई, पर इस बार भी उसकी सास और उसकी ननद उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो टूनी के साथ वैसा ही बर्ताव करते रहे जैसा पहले करते थे। बेचारी टूनी की हालत और खराब हो गई। ए महारानी, क्या बिस्तर पर बड़ी आराम फरमा रही है, चल घर का काम कर। रूपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे ये बहाने मैं सब जानती हूँ, काम ना करने के बहाने हैं। मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप जाकर काम कर। टूनी बेचारी इतनी खराब तबीयत में भी काम करती है। शरीर में बहुत कमजोरी आने के कारण उसे चक्कर आ जाते हैं और वह काम करते हुए नीचे गिर जाती है। सोनू जी, माफ कीजिएगा, आपकी पत्नी तो अभी खतरे से बाहर है, पर हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए और अब आपकी बीवी कभी माँ भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। शायद ये अच्छा खाना ना खाने की वजह से हुआ है। सोनू ये जानता था कि यह सब उसकी बहन रूपा के कारण हुआ है, इसीलिए उसने अपनी बहन को खूब सुनाया। रूपा, तेरे आज इस कंजूसपन की वजह से ये सब हुआ है। अब तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना। रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोनू से माफी मांगती है। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं आपसे ये वादा करती हूँ। सुंदरबन जंगल में टूनी नाम की एक गरीब विधवा चिड़िया अपने 2 बच्चों सोनू और चिंकी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया एक दिहाड़ी मजदूर का काम करती थी। घर के नाम पर उसके पास एक टूटा फूटा घर था जो उसने किराए पर लिया हुआ था। घर की हालत इतनी खस्ता थी कि जरा सी आंधी में वह टूट सकता था, पर टूनी बेचारी के पास उस घर में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह घर उसे बहुत ही कम दाम पर मिला हुआ था और कोई घर अगर वो देखते तो उसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते, जो टूनी के पास थे नहीं। एक दिन की बात है, बच्चों, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, बाहर मत जाना, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है और लू भी चल रही है। माँ, हमें इस घर में बहुत गर्मी लगती है, आपके जाने के बाद हमसे इस घर में 1 मिनट रहना भारी हो जाता है। जानती हूँ मेरे बच्चों, पर मैं क्या करूँ। माँ, आप घर के लिए एक कूलर ले आओ ना। ठीक है बच्चों, जब मुझे कोई बड़ा काम मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए एक नया कूलर ले आऊंगी, पर अभी मैं चलती हूँ। टूनी बच्चों को दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है और फिर काम की तलाश करती है और काम की तलाश में कड़कनाथ कौवे ठेकेदार के पास पहुँचती है। ठेकेदार जी, आज कुछ काम मिल जाएगा क्या? नहीं टूनी, तुमने आज आने में देर कर दी, मैंने अभी एक पक्षी को मजदूरी पर लगा दिया है। ठीक है। टूनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और फिर एक दूसरे ठेकेदार के पास जाती है, पर उसके पास भी कोई काम नहीं था। देखो टूनी, आजकल काम बहुत ही मंदा चल रहा है, इतनी गर्मी में कोई अपना घर नहीं बनवा रहा, इसलिए मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं ठेकेदार जी। टूनी इसके बाद कई पक्षियों के पास काम की तलाश में जाती है, पर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो घर के लिए राशन और घर का किराया भी चुकाना है, और मैंने तो ये सोचा था कि मुझे आज मजदूरी के पैसे मिलेंगे, मैं उससे ये सब काम कर लूंगी, पर यहाँ तो आज मुझे कोई काम ही नहीं मिला। टूनी ये सोच सोचकर उदास और दुखी हो रही थी, और ऐसे ही शाम हो गई और टूनी घर आ गई। तभी उसके पीछे पीछे उसका मकान मालिक दीपक कबूतर भी आ गया। और टूनी, हो गया आज किराए का इंतजाम? टूनी ने घबराते हुए कहा, दीपक भाई साहब माफ कर दो, इस बार भी किराए का इंतजाम नहीं हो पाया। नहीं टूनी बहन, अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। पहले ही मैं तुम्हारी हालत देखकर कई बार किराया माफ कर चुका हूँ। अब ऐसे नहीं हो सकता। मेरी पत्नी मेरे कामों का पूरा लेखा जोखा देखती है और मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए अच्छा होगा तुम ये घर खाली कर दो। पर भाई साहब मैं कहाँ जाऊंगी? टूनी, वो मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हारी इतनी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद वह कबूतर वहां से चला जाता है। तभी टूनी की बेटी चिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ आप खाने को कुछ नहीं लाई? आपने कहा था बाजार से लौटते वक्त राशन लेकर आएंगी। हाँ चिंकी, मैंने कहा था, पर बेटी आज मुझे कोई काम नहीं मिला जिससे मैं कुछ सामान खरीद कर ला पाती। पर माँ मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? टूनी रसोई में जाकर देखती है कि शायद उसे कुछ मिल जाए, पर उसे कुछ नहीं मिलता। घर में तो कुछ भी नहीं है और बच्चों को बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं? टूनी बेचारी क्या करती, इसीलिए उसने अपने बच्चों को एक एक गिलास पानी पिलाकर सुला दिया और खुद भी पानी पीकर सो गई। अब कल मुझे बच्चों को लेकर यहाँ से जाना होगा, पर मैं जाऊं कहाँ? कोई है भी तो नहीं इस दुनिया में मेरा। और फिर अगली सुबह, बच्चों चलो हमें यहाँ से चलना है। पर माँ हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, जहाँ किस्मत ले जाएगी वहाँ चल लेंगे। टूनी अपना सामान उठाकर चल ही रही थी कि तभी उसकी बेटी चिंकी ने उसे आवाज लगाई, माँ देखो ये क्या है? क्या है बेटा? अरे माँ एक बार यहाँ आकर देखो तो। टूनी चिंकी के पास जाती है। चिंकी उसे एक छोटी सी संदूक दिखाती है जिसमें एक छोटा सा ताला भी लगा हुआ था। माँ देखो ये संदूक। चिंकी तुझे ये कहाँ से मिला? माँ जब मैं सामान उठा रही थी तो मुझे यहाँ पड़ा मिला। इसमें तो ताला लगा हुआ है। हाँ तो क्या हुआ माँ, मुझे ये संदूक बहुत अच्छा लगा, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ठीक है चिंकी, तू इसे अपने साथ ले ले। इसके बाद टूनी और उसके बच्चे वे घर छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में जाते हुए टूनी कई पक्षियों से किराए के घर के लिए पूछती है। अरे तोते भाई, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर पाएंगे? हाँ हाँ बहन बोलो। भाई मुझे दरअसल एक घर की तलाश है किराए के लिए। देखो बहन, तुम यहाँ से दाईं ओर चली जाओ, तुम्हें वहाँ एक कालू नाम का कौवा मिल जाएगा जो किराए पर मकान देता है। शुक्रिया भाई। इसके बाद टूनी अपने बच्चों को लेकर उस कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, आप ही है ना कालू भाई? हाँ हाँ बोलिए। वो दरअसल हमें किराए पर एक मकान चाहिए था। हाँ तो मिल जाएगा, किराया 1000 रुपये महीना होगा, वो भी एडवांस। बाद में नहीं चलेगा क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, हमारे यहाँ तो किराया एडवांस ही देना होगा। भाई मैं एक विधवा हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा तो रहम खाइए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं पहले भी कई बार ऐसे ही मदद कर चुका हूँ। बाद में होता क्या है, पक्षी मुझे धोखा देकर भाग जाते हैं और ऐसे ही मेरे कई लाखों रुपए डूब गए, इसीलिए मैंने अब पक्षियों की मदद करनी छोड़ दी है। टूनी को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ता है। उसके बाद टूनी कई लोगों के पास किराए के मकान के लिए जाती है और उसे कोई भी कमरा या घर देने को राजी नहीं होता। फिर निराश होकर टूनी जंगल में एक बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और अपनी फूटी किस्मत पर रोने लगती है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कल से मैंने कुछ नहीं खाया और सोनू ने भी नहीं। हाँ मेरे बच्चों, मैं कुछ करती हूँ। तभी टूनी अपने बच्चों को बिठाकर जंगल की ओर चली जाती है जहाँ शादी हो रही थी। वहाँ कुछ मेहमान खाना खाकर अपना झूठा प्लेट छोड़ गए थे, जिसे टूनी ने उठा लिया और अपने साथ लेकर आ गई। ये लो बच्चों, तुम ये खाना खा लो। और माँ आप? बच्चों तुम्हारा पेट भर जाएगा तो मेरा भी भर जाएगा। इसके बाद वे दोनों खाना खा लेते हैं। तभी बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और बूंदें भी बरसने लगती हैं। अरे लगता है बारिश शुरू होने वाली है। हाँ माँ, बादलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे बारिश बहुत तेज होने वाली है। इस बारिश में अगर हम बाहर रहे तो भीग जाएंगे और बीमार भी हो जाएंगे।
हमें अभी के अभी किसी घर का इंतजाम करना होगा। टूनी जंगल में उड़कर थोड़ा अंदर जाती है। तभी उसे पेड़ पर बना हुआ एक बेहद ही पुराना घर नजर आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी टूनी अंदर जाती है। अरे ये तो घर नहीं है, ये तो एक शौचालय है। पर अब मैं क्या करूं? बारिश से बचने के लिए कहीं न कहीं तो जाना होगा। इसके बाद वह अपने बच्चों को उस शौचालय घर में ले जाती है। माँ, ये तो शौचालय है। छी, कितना गंदा और बदबूदार है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बेटा, बाहर बारिश बहुत तेज हो गई है और हमारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई चारा नहीं। हाँ चिंकी, माँ सही कह रही है। जैसे जैसे बारिश तेज होती जा रही थी, वैसे भी शौचालय से गंदा पानी ऊपर आने लगता है। पर टूनी का परिवार करता भी तो क्या, उस गंदे पानी में ही रहना पड़ा। फिर अगली सुबह बारिश रुक गई और पानी भी कम हो गया। बच्चों, मैं काम की तलाश में बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। इसके बाद टूनी काम की तलाश में चली जाती है। वहीं उसके बच्चे वह संदूक को तोड़ने में लग जाते हैं। भाई देखो ना, ये खुल क्यों नहीं रहा? तू रुक, मैं अभी एक पत्थर लाता हूँ। इसके बाद सोनू एक पत्थर लाता है और उस पत्थर से उस संदूक पर जोर से मारता है। तभी वह संदूक का ताला टूट जाता है और उसमें से कई सारे कीमती हीरे निकलकर गिर जाते हैं। भाई ये क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। माँ को आने दो, उन्हीं से पूछ लेंगे। रात को जब टूनी घर आती है तो उसके बच्चे वे हीरे उसे दिखाते हैं, जिसे देखकर टूनी हैरान हो जाती है। बच्चों, तुम्हें ये कहाँ से मिला? इस संदूक से माँ। टूनी उन हीरों को पाकर बहुत खुश हुई और अगले दिन उन्हें बेच कर आई। उसे जो पैसे मिले, इससे इसने एक सुंदर सा घर लिया और अपने बच्चों के लिए हर अरमान पूरे किए।